हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल जेआरएफ प्रेप एकेडमी। जेआरएफ प्रेप एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम यूपी जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं मेंस एग्जाम की। आप सभी जानते हैं इसमें फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है। तो जो लोग नए हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं तैयारी मेंस की। मेंस एग्जाम में हमें कैसे लिखना है, कैसे हमें कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्लेन करना है, और मतलब उन क्वेश्चंस को हमें एक्सप्लेन करना है जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को पहले सेशन की तरह ये सेशन भी पसंद आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए क्लास को अपनी स्टार्ट कर देते हैं। तो एजुकेशनल स्टडीज जो हमारी पहली यूनिट है, उसकी आज क्लास 2 होने जा रही है। तो हमने पहली जो क्लास में किया था वो सब आप जो है पहली क्लास में देख सकते हैं, उसमें से भी थोड़ा सा डिस्कशन आज भी रहेगा। तो चलिए फिर पहले आज हम आदर्शवाद और प्रयोजनवाद या फिर व्यवहारवाद जिसको कहते हैं, प्रेगमेटिज्म जिसको कहते हैं, उसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो पहले इसका कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हम रियलिज्म और नेचुरलिज्म का कंपैरिजन करेंगे। तो एक तरह से आपके पास सारी ही स्लाइड्स जो है मिल जाएंगी। आपको एक लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में। वहां से आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको वहां पर ये जो पीडीएफ्स है मैं वहां पर शेयर कर रही हूँ, तो ये पीडीएफ्स जो है आपको वहां पर मिल जाए, ताकि आपको क्लास देखने के बाद में अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप लोगों को वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ पाए। तो जितना आप ज्यादा आप वैसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप क्लास देखते देखते ही लिखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज आदर्शवाद और प्रगतिवाद या फिर आप इसको कह सकते हैं प्रेगमेटिज्म, प्रगतिवाद नहीं, प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद भी कहते हैं इसको। चलिए, तो मूल विश्वास क्या है? सबसे पहला पॉइंट है इनमें मूल विश्वास। तो इनमें डिफरेंशिएट किया गया है। तो सबसे पहला मूल विश्वास इसमें ये है कि हमारा जो सत्य विचारों आदर्शों में निहित है, जो हमारा सच होता है, ट्रुथ जो है वो हमारे विचारों में, क्योंकि आइडियलिज्म आपके आइडियाज पर ज्यादा फोकस करता है। उनके लिए ये जो संसार है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके विचार, आपके थॉट्स, वही आपके लिए मायने रखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है सत्य विचारों और आदर्शों में निहित है, और मन और जो आत्मा और मन से जुड़े हुए हैं। वही प्रेगमेटिज्म का क्या कहना है? प्रेगमेटिज्म कह रहा है सत्य वही है जो व्यवहार में उपयोगी सिद्ध हो और समस्याओं का समाधान करे। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये प्रेगमेटिज्म जो है एक प्रोग्रेसिव फिलोसफी है, और इसका मानना ये है कि सच बदलता रहता है। हमेशा सच जो है एक जैसा नहीं रहता, उसका स्वरूप जो है बदलता रहता है। इसलिए यहाँ पर आदर्शवाद और प्रगतिवाद में, प्रेगमेटिज्म में मैं इसीलिए डिफरेंशिएट करने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, इससे ज्यादा फालतू आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो सत्य वही है जो व्यवहार में उपयोगी सिद्ध हो और समस्याओं का समाधान करे। ज्ञान की दृष्टि क्या है? ज्ञान की दृष्टि क्या है भाई? आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान शाश्वत, पूर्ण और सर्वकालिक होता है, जबकि यहाँ पर ज्ञान अनुभव से बनता है ना। प्रेगमेटिज्म कहता है ज्ञान अनुभव से बनता है। जैसे जैसे हम अपने अनुभव प्राप्त करते जाते हैं, हमारा जो ज्ञान है वो समय के साथ बदलता रहता है और विकसित होता रहता है। ठीक है, समय के साथ बदलाव और विकास। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास करना। आपका आइडियलिज्म फिलोसफी कहता है व्यक्ति का नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास करना, यानी कि आपका मॉरल या फिर आपकी वैल्यूज डेवलप करना, आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल, और आपका बौद्धिक विकास करना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना। वहीं पर हमारा जो जीवन की वास्तविक समस्याओं से निपटने के लिए व्यक्ति को तैयार करना, एक प्रैक्टिकल मैन, एक एक जिम्मेदार नागरिक एक तरह से बनाने वाली बात यहाँ पर कही गई है प्रैग्मेटिज्म के द्वारा, कि जीवन की वास्तविक समस्याओं से निपटने के लिए, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जो हमारी 21st सेंचुरी स्किल्स भी हैं, वो बेसिकली यहाँ पर आपको इंक्लूड करके दी गई है इसमें। उसके बाद शिक्षक की भूमिका की बात कर लेते हैं। तो शिक्षक की भूमिका यहाँ पर एक मार्गदर्शक, नैतिक आदर्श प्रस्तुत करने वाला होता है, एक रोल मॉडल एक अपने स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसको देख करके बच्चे सीख रहे होते हैं और उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। वहीं पर हमारा जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है वो कहती है शिक्षक को एक सहायक के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए, जो सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। वो ऐसी परिस्थितियां बच्चों के सामने बना करके देता है ताकि बच्चे खुद से करके सीख पाए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको रोल मॉडल बना के, टीचर को रोल मॉडल बना के सिखाए, नहीं, उसको एक फैसिलिटेटर होना चाहिए। और प्रेगमेटिज्म जो है काफी हद तक हमारी जो वर्तमान करिकुलम, जो हमारा वर्तमान में हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसमें बहुत ज्यादा अप्लाई हो रहा है।
आप इसी के प्रिंसिपल्स देखेंगे, इसी में हमारे आज के पाठ्यक्रम में लागू हो रहे हैं। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम से पाठ्यक्रम भी आ गया है, देखिएगा इसमें कहा गया साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला आदि शाश्वत विषयों पर बल देता है। जबकि वहीं पर हमारा लचीला पाठ्यक्रम, मैंने कहा अभी आपको, गतिविधियों के आधार पर आपको सिखाया जाएगा, आपको लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका फ्लेक्सिबल होगा करिकुलम, गतिविधि आधारित होगा, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, आपने देखा ही होगा आज के क्लासरूम में फॉलो होता है। और जीवन उपयोगी विषयों पर जोर, जो हमारे जीवन में इस्तेमाल हो पाए ऐसे विषयों को, मतलब प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा फोकस किया है, जैसे मैथ्स, साइंस, है ना, इस तरह के जो ज्योग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट जो हम रियल लाइफ से अपने जोड़ पाए। उसके बाद शिक्षण विधि की बात कर लेते हैं। शिक्षण विधि क्या कहती है, व्याख्यान, चर्चा, प्रश्नोत्तर और मौखिक पद्धति को महत्व यहाँ पर दिया गया है। व्याख्यान, चर्चा, प्रश्नोत्तर और मौखिक पद्धति को महत्व दिया गया है, जहां पर हमारा जो शिक्षक है, हमारा जो टीचर है, वो मेन लीड रोल प्ले करता है। यहाँ पर करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड और समूह कार्य, यानी कि आपको ग्रुप प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, ग्रुप वर्क आपको दिया जाएगा, ताकि आप सभी के साथ गैदरिंग करके अच्छे से सीख पाए। क्योंकि जब हम करके सीखते हैं तो हमें कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो कि हमें इंडिविजुअली भी पूरे करने होते हैं, और ग्रुप प्रोजेक्ट भी हमें दिए जाते हैं जो कि हमें ग्रुप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने की कोशिश हमें की जाती है, जिससे हमारी जो प्रेगमेटिज्म, हमारी जो फिलोसफी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं। आगे चलेंगे तो अनुशासन की बात कर देते हैं, ये मतलब यहाँ पर डिसिप्लिन की बात करते हैं। जैसे एक शब्द होता है डिसिप्लिन, जिसको हम सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, और एक डिसिप्लिन शब्द होता है अनुशासन के लिए हम यूज करते हैं। आजकल डिसिप्लिन शब्द, वही बिल्कुल डिसिप्लिन शब्द हमारा सब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है। तो सब्जेक्ट की यहाँ पर नहीं बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हम यहाँ पर कर चुके हैं, पाठ्यक्रम की बात कर चुके हैं। मतलब वैसे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अनुशासन शब्द जहां पर आएगा उसको डिसिप्लिन कहते हैं। लेकिन कई जगह पर सब्जेक्ट शब्द के लिए भी हम डिसिप्लिन वर्ड का यूज आजकल के समय में करने लगे हैं। तो अनुशासन क्या कह रहा है, नियमों और नैतिक मूल्यों पर आधारित आपका अनुशासन होना चाहिए, आइडियलिज्म के अनुसार। जबकि यहाँ पर कह रहे हैं कि स्व अनुशासन को बढ़ावा देना, सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अनुशासन को जो है बढ़ावा देना। एक तरह से आपकी सामाजिक गतिविधियां, मैंने आपको बताया कि समाज के साथ मिलकर के समाज का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमारा बनाना, इसका प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्र को। उसके बाद बालक की दृष्टि, बालक में पूर्णता की संभावना होती है और उसे दिशा देना शिक्षक का कार्य है। यहाँ पर मेन रोल जो है टीचर प्ले कर रहा है। तो टीचर के मेन रोल प्ले करने की वजह से यहाँ पर कहते हैं कि बालक में पूर्णता की संभावना होती है, और वहीं पर शिक्षक दिशा देना शिक्षक का कार्य होता है। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि हमारे अंदर ही हमारी पूर्णता है, बस जरूरत है तो उसको इनलाइटेंड करने की, उसको ऐसी दिशा दिखाने की कि जो हमारा ज्ञान हमारे अंदर है उसको उसको बाहर लाया जा सके। और उसके लिए कौन मेल रोल प्ले करेगा, लीड रोल प्ले करेगा एक शिक्षक, एक अच्छा मार्गदर्शक, जो हमें अध्यात्म से जोड़े, हमें मोरल वैल्यूज से जोड़े, और हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर लेकर के आए। बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है। यहाँ पर बालक स्वभावतः सक्रिय है, यहाँ पर एक एक्टिव एंड डायनामिक सिटीजन बनाने की बात होती है बालक को, और अनुभव के माध्यम से वे बेहतर सीखता है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर मेंस की तैयारी चल रही है, तो जीडीसी में जो भी लोग मेंस लिखने वाले हैं एजुकेशन सब्जेक्ट पर, मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाई है, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि आपके जो चांसेस हैं काफी बढ़ गए हैं मेंस में सिलेक्ट होने के। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर से जा करके देखिएगा, चैनल पर आपको अवेलेबल है। अब मुख्य दार्शनिक कौन कौन जुड़े हुए हैं इससे भाई, प्लेटो, सुकरात, कांट और हेगल, ये चार नाम मुख्य दिए जाते हैं, है ना, आदर्शवाद में। उसके बाद ड्यूई, विलियम जेम्स और किलपैट्रिक, है ना, किलपैट्रिक, जेम्स, विलियम जेम्स और ड्यूई, इनका तीनों का नाम यहाँ पर फेमस है प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो ये आपका पूरा चार्ट हो गया है। इससे अलग आपको कुछ भी नहीं लिखना है स्लाइड्स में, आप थोड़ा थोड़ा बना करके लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको जो पेपर है, पेपर में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 125 शब्दों में लिखने वाले, और 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 200 शब्दों में लिखने वाले। तो 125 और 200 शब्दों में जब आप लिखेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ही वहां पर लिखने हैं। और यहाँ पर आपको एक ही स्लाइड में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। पहला जो पार्ट था वो भी आप देख सकते हैं, उसमें हमने अलग अलग फिलोसफीज को पढ़ाया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन
कंपैरिजन में भी पूछा जा सकता है और किसी फिलोसफी को इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। आगे और भी सेशंस आने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर अब कंपैरिजन कर लेते हैं रियलिज्म और नेचुरलिज्म का। एक तरह से कंपैरिजन करने का मेरा मकसद मेनली यही है कि आप दो फिलोसफीज को साइड बाय साइड पढ़ें, तो आपको पता लगे कि किसमें क्या पॉइंट्स आएंगे, किसमें क्या पॉइंट्स नहीं आएंगे। चलिए, पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मूल मूल विश्वास क्या है हमारे रियलिज्म फिलोसफी का? रियलिज्म कहता है वास्तविकता हमारे मन से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट ऑफ आवर थॉट्स, आवर माइंड। यही कहता है, ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करता है आइडियलिज्म को। और भौतिक जगत वास्तविक है, उनके लिए आध्यात्मिक जगत है। वहां पर अगर हम देखें आइडियलिज्म के साथ इसको रिलेट करके देखें, तो वहां पर क्या कहता है? आध्यात्मिक जगत वास्तविक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? भौतिक जगत। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करी गई है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे नेचुरलिज्म पर। नेचुरलिज्म का क्या कहना है? प्रकृति ही अंतिम सत्य है। लो भाई, यहाँ पर प्रकृति सब कुछ हो गया, है ना? और सर्वोच्च शक्ति है। सब कुछ प्राकृतिक नियमों के हिसाब से ही चलता है। इस संसार में जो भी हो रहा है वो प्राकृतिक नियमों के हिसाब से हो रहा है। नेक्स्ट चलेंगे ज्ञान की दृष्टि। ज्ञान की दृष्टि क्या कहती है इनकी? भाई, ज्ञान इंद्रियों के अनुभव और तार्किक सोच पर आधारित होता है। आपकी तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग पर, और आपकी ज्ञान इंद्रियों के अनुभव पर। ये एक तरह से नेचुरलिज्म फिलोसफी के की जो ये एक बात थी, मैंने कल भी आपको बताया था। नेचुरलिज्म ने कहा था ज्ञान इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। हमारी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां होती है उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसी चीज को एक्सेप्ट किया है रियलिज्म ने। कह रहे हैं ज्ञान ज्ञान इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों के अनुभव और तार्किक सोच पर आधारित होता है। हमारा ज्ञान हमारी इंद्रियों के अनुभव, जो हमारी इंद्रियां अनुभव करती हैं इस समाज में, इस वर्ल्ड में, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब चीजें जो है हमें ज्ञान देती हैं। और हमारी तार्किक सोच यहाँ पर मेन रोल प्ले करती है। यहीं पर ज्ञान इंद्रिया अनुभव और प्रकृति के अवलोकन से प्राप्त होता है। प्रकृति के अवलोकन से, जो हम प्रकृति को देख करके उसका अवलोकन कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो वहीं से आपको ज्ञान मिलता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क की तार्किक क्षमता, बौद्धिक समझ और व्यवहारिक योग्यता का विकास करना। मस्तिष्क की तार्किक क्षमता, बौद्धिक समझ और व्यवहारिक योग्यता। ठीक है, तार्किक क्षमता क्षमता क्या हो गई? आपकी लॉजिकल एबिलिटी, आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी अंडरस्टैंडिंग, और व्यवहारिक योग्यता। व्यवहारिक योग्यता मतलब आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका नेचुरलिज्म फिलोसफी क्या कहते हैं? बालक का स्वाभाविक विकास, उसकी अंतर्निहित क्षमताओं का विकास। मतलब हमारा जो बालक है, बालक प्रकृति से जो भी सीख रहा है वो उसका स्वाभाविक विकास, मतलब उसको उसका विकास जो है खुद से होने दीजिए। और उसकी जो अंतर्निहित क्षमताएं, उसका विकास होने दीजिए, उसको सीखने दीजिए, वो अपने आप सीख ले। प्रकृति की गोद में जाकर के बच्चा अपने आप ही सब कुछ सीख लेगा। शिक्षक की भूमिका यहाँ पर क्या है? शिक्षक की भूमिका है, रियलिज्म कहता है कि शिक्षक की भूमिका यहाँ पर एक विशेषज्ञ की है, एक एक्सपर्ट की है, जो ज्ञान प्रदान करके सीखने की क्षमता विकसित करता है। जो ज्ञान प्रदान करता है और सीखने की क्षमता हमारे अंदर विकसित करता है, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर जगाता है। यहाँ पर कह रहा है शिक्षक बालक को प्रकृति के अनुरूप स्वतंत्र विकास करने में स्वतंत्रता देता है। तो एक यहाँ पर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है शिक्षक। पाठ्यक्रम क्या है? यहाँ पर विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे वास्तविक और व्यवहारिक विषय मेन रोल प्ले करते हैं। वहीं पर प्रकृति आधारित गतिविधियां, खुला वातावरण और अनुभवात्मक शिक्षा। प्रकृति आधारित गतिविधियां, खुला वातावरण और अनुभवात्मक शिक्षा यहाँ पर मेन रोल प्ले करती है पाठ्यक्रम में। शिक्षण विधियां, जैसे आप प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और तर्कपूर्ण चर्चा और वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी मतलब सभी के लिए जो ज्ञान है वो सबके लिए सर्वोपरि है। जो ज्ञान ऑब्जेक्टिव है वही ज्ञान सटीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, आपकी ऑब्जेक्टिविटी की बात यहाँ पर की गई है। अवलोकन, अन्वेषण और प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है शिक्षण विधियों में। अनुशासन क्या कहते हैं? भाई, यहाँ पर डिसिप्लिन की बात आ गई। व्यवस्था और नियमों के माध्यम से अनुशासन बनाए रखना। व्यवस्था और नियमों के माध्यम से अनुशासन को बनाए रखना। यहीं पर प्राकृतिक नियमों के अनुभव से, यहाँ पर तो बच्चे को बिल्कुल खुला छोड़ देने की बात होती है। तो प्राकृतिक परिणामों के अनुभव से बालक में आत्म अनुशासन विकसित होता है। प्राकृतिक परिणामों के अनुभव से बालक में आत्म अनुशासन विकसित होता है। बालक की दृष्टि,
बालक की दृष्टि, बालक एक विवेकी प्राणी है जो सही मार्गदर्शन से प्रगति करता है। बालक एक विवेकी प्राणी है जो सही मार्गदर्शन से प्रगति करता है। तो बालक को एक सही मार्गदर्शन देने वाला शिक्षक जो है होना चाहिए। बालक जन्म से अच्छा है, प्रकृति के साथ रहने से उसका स्वभाव और ज्यादा निखरता है। जब वो प्रकृति के साथ में मतलब प्रकृति की गोद में जब बच्चा खेलता है, उनके अकॉर्डिंग मतलब ये कहते हैं कि प्रकृति से ही जब सब कुछ सीखता चलता है और पूरी स्वतंत्रता बच्चे को मिलती है, तो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है। आगे चलेंगे, प्रमुख दार्शनिक। तो प्रमुख दार्शनिकों में अरस्तु, लोक, कमेनियस, और यहाँ पर रूसो, स्पेंसर और पेसिलोजी, ये प्रमुख आपके दार्शनिक हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपका रियलिज्म और नेचुरलिज्म भी खत्म हो जाता है। अब आगे हमारी कुछ फिलोसफीज बची हुई थी, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म और आपका मार्क्सवाद। ठीक है, तो इन दोनों फिलोसफीज को पढ़ेंगे, इनके मेन मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंदी का ये बताया है कि आपको ऐसे लिख देना है, अगर आप करके लिखना चाहते हैं पॉइंट वाइज, अगर आप लिखना चाहते हैं पेपर में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मुख्य बिंदु मैंने यहाँ पर करके दिया है। तो परिचय में आपको क्या लिखना है भाई, 20वीं सदी की प्रमुख ये दार्शनिक विचारधारा है। इसके प्रमुख विचारक में सात्रे, किरकेगार्ड और कामू। कामू, चलो इसको हटा देते हैं। जॉन पॉल सार्टर और आपके सोरेन किरकेगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड आपके एक्सिस्टेंशियलिज्म के फादर माने जाते हैं। मुख्य मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर वह अपने कर्मों से अपना सार बनाता है। मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है और फिर अपने कर्मों से अपना सार जो है बनाता है। तो इनका एक फेमस कोट है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, तो ये कहा है इन्होंने। स्वतंत्रता के बाद मुख्य विचार क्या है इनका, स्वतंत्रता के साथ साथ चिंता, द्वंद और अकेलापन जीवन का हिस्सा है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट कहता है, प्रामाणिक जीवन जीना ही शिक्षा का लक्ष्य है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है, बाहरी नियमों से अधिक आंतरिक नियमों पर, आंतरिक मूल्यों पर बल दिया जाता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बाहरी नियम ना थोप करके इंसान के अंदर ऐसे आंतरिक मूल्य डेवलप करे जाएं ताकि वो खुद से ही, है ना, खुद से ही वो आत्मानुशासन जो है फॉलो करे। अब तीसरा पॉइंट है, आज की दुनिया में इसकी प्रासंगिकता क्या है अस्तित्ववाद की। तो आज की जटिल और तेजी से बदलती दुनिया में, आज की जटिल और तेजी से बदलती हुई दुनिया में यह दर्शन व्यक्ति को आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने की प्रेरणा देता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, यह मानसिक स्वास्थ्य और आत्म स्वीकृति के लिए भी सहायक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आज की दुनिया में हमारी एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी की प्रासंगिकता क्या है ना, अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको ये मेन पॉइंट ऐसे करके लिख के आपको डाल देना है। अब शिक्षक की भूमिका क्या है यहाँ पर, जैसे हमने सभी फिलोसफीज का पढ़ा वैसे ही हम इसका पढ़ रहे हैं। तो शिक्षक की मेन भूमिका यहाँ पर क्या क्या बताई गई है भाई, शिक्षक विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचार और आत्म अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा कह रहा है, यह वह संवाद, अनुभव और आत्म चिंतन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। और तीसरा कह रहा है, शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रामाणिक और अर्थपूर्ण जीवन जीने की दिशा दिखाना। तो ये तीन मेन पॉइंट्स आपके इसमें भी दिए गए हैं। ज्यादातर मैंने तीन तीन पॉइंट्स इसमें सब में लिखे। ठीक है, तो एक मतलब एक बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में तो हम नहीं लिख सकते हैं आप, बाकी इनमें से आप जो भी जिस निकाल पाए और अपने लैंग्वेज में उसको चेंज करके जैसे आप लिख पाए तो आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना होता है ना कि हमें क्या कैसे स्लाइड्स बनानी है। निष्कर्ष क्या कह रहा है भाई, निष्कर्ष में हमने लिखा है यहाँ पर 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी आप इसको प्रेफर करना चाहते हैं तो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, आप ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे करके लिख लें, पॉइंट्स में आप लिखना चाहते हैं पॉइंट्स में लिख लें। अस्तित्ववाद व्यक्ति को, पॉइंट्स में मैंने इसलिए लिख के दिया है क्योंकि पॉइंट्स में थोड़ा सा समझने में आसानी होती है। जब हम पॉइंट्स में चीजें लिखते हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ जब हम पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम पॉइंट्स में चीजों को लिख करके समझते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है। अस्तित्ववाद व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और संवेदनशील बनाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यह शिक्षा को जीवन का वास्तविक अनुभव बनाने पर बल देता है और इस दर्शन का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को प्रामाणिक, अर्थपूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीने योग्य बनाना है।
तो ये यहाँ पर आपके 3 मेन पॉइंट्स यहाँ पर हो गए। तो ये आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने बाकी 4 फिलोसफीज पढ़ी, फिर उनमें हमने कंपैरिजन किया, उसी तरह मैंने यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म लिख दिया है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म का किसी भी फिलोसफी के साथ कंपैरिजन बहुत मुश्किल है कि आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग ही अपने आप में, कंपैरिजन उनमें होता है देखिए जिनमें कुछ सिमिलरिटीज हो, या फिर कुछ ऐसी फिलोसफीज हो जैसे मतलब बिल्कुल उसी समय की बनी हुई फिलोसफीज, ठीक है, लगभग लगभग उसी समय में जो है आई हुई फिलोसफीज, तो तब उनका कंपैरिजन करना बनता है। चलिए मार्क्सवाद के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। यहाँ पर मार्क्सवाद में पहले परिचय में हमें क्या लिखना है, मार्क्सवाद एक भौतिकवादी विचारधारा है जो समाज को वर्ग संघर्ष, आर्थिक शक्तियों और उत्पादन संबंधों के आधार पर समझती है। यहाँ पर पढ़ेंगे, मुख्य बिंदु भी ज्यादा आसान रहेगा पढ़ना, देखिएगा। समाज की संरचना आर्थिक आधार पर टिकी हुई होती है। वर्ग संघर्ष इतिहास और परिवर्तन की मुख्य शक्ति है, और शिक्षा का लक्ष्य शोषण मुक्त न्यायपूर्ण समाज स्थापित करना होना चाहिए, और यहाँ पर श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा और विकास इसका मूल उद्देश्य है इनके अनुसार। ठीक है, श्रमिक वर्गों के हितों की रक्षा और विकास करना इनका मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मुख्य विचार। मुख्य विचारों में इन्होंने कहा है कि समानता, सामाजिक न्याय और सहयोग की भावना पर इन्होंने बल दिया है। विद्यार्थियों की आलोचनात्मक सोच का विकास करना, ताकि वो क्वेश्चनिंग कर पाए, सिलेबस को एज इट इज ना पढ़े, बल्कि वहां पर क्वेश्चनिंग कर पाए। आपने देखा होगा पोलो फ्रायर का जो कॉन्सेप्ट था, अगर आपने पोलो फ्रायर को पढ़ा है, जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम, पोलो फ्रेयर ने कहा कि मतलब हम एक आलोचनात्मक सोच का विकास करें, और थोड़ा थोड़ा मार्क्सवाद में भी वही चीजें कही गई हैं कि आप जो है शोषण मुक्त समाज का निर्माण करें, और ऐसी चीजों का डेवलप करें, ऐसी चीजों को हम डेवलप करें ताकि क्वेश्चनिंग कर पाए स्टूडेंट्स, एज इट इज सिलेबस को या पाठ्यक्रम को ना पढ़ते जाएं, बल्कि वहां पर क्वेश्चनिंग की भावना उनमें डेवलप हो कि हम इस चीज को कर क्यों रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो आलोचनात्मक सोच का विकास वही है। पूंजीवादी विचारधारा और शोषण के विरुद्ध जागरूकता लाना। ठीक है, उसके बाद सामूहिक हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर, सामूहिक हित, हम की भावना डेवलप करना, ना कि मैं की भावना। ठीक है, चल नेक्स्ट, आज की दुनिया में क्या प्रासंगिकता है, यहाँ पर समावेशी और सभी के लिए शिक्षा की वकालत इन्होंने की थी। ठीक है, सभी को समान शिक्षा दी जाए, सबको इक्वालिटी और इक्विटी दोनों चीजें प्रोवाइड करी जाए। श्रम की गरिमा और गरिमा और मजदूर अधिकारों पर इन्होंने काफी बल दिया था। मार्क्सवाद में काफी सारी चीजों पर बात करी गई थी। आर्थिक विषमता और पूंजीवादी शोषण के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करा गया था। और आर्थिक विषमता का मतलब होता है कि आर्थिक रूप से लोगों में समानता नहीं है, कोई आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है, कोई आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी की बात यहाँ पर मेनली करी गई है। यहाँ पर वर्ग संघर्ष की बात करी गई है, शक्तियों और सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से ये समाज को देखता था, हमारा जो फिलोसफी थी। चलो नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। हमारा जो शिक्षक मार्गदर्शक सहयोगी और परिवर्तन लाने वाला होता है, शिक्षक की भूमिका में कहा गया है विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों को समझने और विश्लेषण करने में मदद करने वाला होना चाहिए हमारा शिक्षक। संवाद, सहभागिता और सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहन कक्षाओं में दिया जाना चाहिए, और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा बच्चों को दी जानी चाहिए, ताकि एक न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था हो सके, आर्थिक समानता आ सके समाज में, शोषण मुक्त वातावरण हो, श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा हो। ठीक है, और समाज में सामाजिक न्याय और सहयोग की भावना पर बल देने की बात इन्होंने कहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निष्कर्ष में आती है यहाँ पर ये बात, सामाजिक शिक्षा सामाजिक बदलाव और मानव मुक्ति का साधन है। वर्गहीन, शोषण मुक्त और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना इसका लक्ष्य होना चाहिए। सामूहिक कल्याण और मानवीय गरिमा की रक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, और वर्तमान समय में भी समानता और न्याय के लिए अत्यंत उपयोगी दर्शन ये माना जाता है। ठीक है, तो आप ऑल ओवर निष्कर्ष में ये चीज लिख सकते हैं कि मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन आज भी प्रासंगिक है, आज भी इसकी महत्वता है, क्योंकि यह शिक्षा को
सामाजिक परिवर्तन का सशक्त उपकरण मानती है कि शिक्षा के द्वारा ही हमारा जो समाज है उसमें बदलाव लाया जा सकता है। एक सशक्त उपकरण है, मतलब एक महत्वपूर्ण जो कदम उठाए जा सकते हैं वो शिक्षा में परिवर्तन, शिक्षा को ही जो है आगे लाना पड़ेगा। वही एक सशक्त उपकरण का काम करेगा, वही एक ऐसा टूल है जो हमारे सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। शिक्षा से ही हमारे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव चेंज लाया जा सकता है। यहाँ पर हमारा यह समानता, न्याय और सामूहिक कल्याण पर आधारित एक शोषण मुक्त, यहाँ पर किसी भी तरह से एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ठीक है, और मानवीय समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, चलो, तो ये आपका मार्क्सिज्म फिलोसफी भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और रियलिज्म, क्या कहते हैं उसको, चलो, हमारी जो चारों फिलोसफीज थी, ठीक है, ये चारों के चारों फिलोसफीज हमारी मैंने पहले क्लास में भी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने फिर इनमें कंपैरिजन देखा, उसके बाद हमने मार्क्सिज्म पढ़ा और आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ा। तो हमारी जो ये वेस्टर्न फिलोसफीज हैं एक तरह से पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा भी कुछ फिलोसफीज आती है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है और वो आएंगी भी नहीं, इतना डेप्थ में वो लोग नहीं पूछेंगे आपसे। तो जितना भी मटेरियल हमने यहाँ पर आपको दिया है इसको सेव कर लीजिएगा। इसको आप चाहे तो रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जेआरएफ प्रेप एकेडमी का, उस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको कमेंट सेक्शन में पहला ही पिंड कमेंट आपको मिल जाएगा, वहां से आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में जब आप शेयर करें तो बता दीजिएगा ताकि वो साथ साथ अपना ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, ताकि वहां पर आपको मैं पीपीटी प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, keep learning, keep sharing. All the very best. Namaskar.